आवाज आ रही है जी? एम आई ऑडिबल? आवाज क्लियर है? ठीक हो गई? क्या हुआ? अरे ऐसे ही है बस। जब सुबह आंख खुल गई तो आ गए, ना खुली तो ना आए। क्या है? नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। नहीं, हाँ ऐसी, हाँ नहीं बात मैं आप हाँ में अच्छी बात है कि हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये अच्छे स्टूडेंट्स की जो है वो निशानी होती है। आवाज ऑनलाइन क्लियर आ रही है? आवाज, हेलो भाई, आवाज क्लियर है जी? हेलो, क्लियर है? ठीक हो गया? गुड। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारी डिस्कशन जो थी वो चल रही थी ऑन पाकिस्तान चाइना रिलेशंस। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक उस पर कुछ सवाल, एनी क्वेश्चंस, कंसर्न्स? मेरा ख्याल है हमने आखिरी चीज जो है इस पे पढ़ी थी कि वाई चाइना नीड्स सी पैक। यहां तक हमने पढ़ा था। आज हमने स्टार्ट करना है वाई पाकिस्तान नीड्स सी पैक। राइट, स्टार्ट करते हैं जी। वाई पाकिस्तान नीड्स सी पैक। वाई पाकिस्तान नीड सीपैक या इंपॉर्टेंस ऑफ सीपैक फॉर पाकिस्तान, एक ही बात है, जो मर्जी है हेडिंग आप डाल लें। इंपॉर्टेंस ऑफ सीपैक फॉर पाकिस्तान या वाई पाकिस्तान नीड सीपैक। वैसे जनरली क्या लगता है आपको, क्यों चाहिए हमें सीपैक? क्या फायदा हो सकता है हमें सीपैक से, या वाई वी नीड सीपैक? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारे मुल्क में, डेवलपमेंट हो जाएगी हमारे मुल्क में, ठीक है। दो, आगे? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। तीन, अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ठीक है। चार, पांच, चलो अंदर अंडर डेवलप्ड एरियाज को हम डेवलप कर लेंगे, ठीक है। वही बात हो गई जो ऑलमोस्ट वो थी। अब अंडर डेवलप्ड एरियाज को कहे ना, तो आप गवादर की बात भी कर लें, आप खैबर पख्तून, सबको इकट्ठा ही कर लेना एक ही कॉन्टेक्स्ट में। चलो पांच बातें होगी, और क्या समझ आता है? अच्छा, ग्लोबल इमेज पाकिस्तान का बेहतर होगा, दैट पाकिस्तान इज फीजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसमें एक सीपैक की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक हो गया। और क्या समझ आता है? अच्छा जी, कल्चरल एक्सचेंज है, बेटर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, इट ओपन पाथ फॉर मोर कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड, एक्सपोर्ट, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। आइए वन बाय वन सब समझने की कोशिश करते हैं। हमने इसको डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे ना पार्ट्स में, फिर हमें समझ आएगा। लिखिएगा जी। हमारे पास 6 पोर्शंस बनते हैं जिसके अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। नंबर वन, हमें सीपैक चाहिए सोशल पर्सपेक्टिव में। नंबर वन, सोशल पर्सपेक्टिव। नंबर टू, इंफ्रास्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजिकल। नंबर फोर, इकोनॉमिक। नंबर फाइव, सिक्योरिटी। एंड नंबर सिक्स, रीजनल। समझ आ गई बात? अब हमारे पास 6 पर्सपेक्टिव हैं: सोशल, अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड रीजनल। आइए वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। यानी अगर इंपॉर्टेंस ऑफ सीपैक की हम बात करें तो 6 पर्सपेक्टिव हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ सीपैक हमारे पास आती है। स्टार्ट करते हैं सोशल से। पॉइंट नंबर वन, सोशल। अब सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर जो है ना, सीपैक ने 2 फायदे दिए हैं पाकिस्तान को। नंबर वन, थ्रू सीपैक पाकिस्तान हैज
and trying to achieve. Pakistan has achieved and trying to achieve. Pakistan has achieved and trying to achieve energy efficiency. एनर्जी एफिशिएंसी। सीपैक का पहला फायदा हमें पता क्या हुआ है? हमारी एनर्जी एफिशिएंसी जो है ना, हमारा जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, हमें उसको एनर्जी की यूटिलाइजेशन जो है ना, हमें काफी ज्यादा इसके अंदर से ना मिली है सीपैक के अंदर से, क्योंकि हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस बहुत था। अब एग्जांपल समझाता हूं आपको। जरा रिकॉल कीजिए 2011-12 का टाइम। जब 2011-12 का टाइम चल रहा है ना, तो पाकिस्तान में पीक लोड शेडिंग, राइट? ये वो दौर था कि जिस दौर के अंदर शहरों में भी 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी। गांवों में तो इससे ज्यादा हुआ करती थी लोड शेडिंग। और ये वही दौर हुआ करता था जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, शहबाज शरीफ साहब, तब वजीर आला पंजाब हुआ करते थे। और ये जनाब ये मीनार पाकिस्तान के ऊपर टेंट लगा के हाथ वाली पक्खियां रख के जो है ना, वो जो है इजलास किया करते थे। और ये वो दौर था कि जिसके अंदर उन्होंने जनाब वो नारा बुलंद किया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरदारी को लाड़काना की सड़कों पर भी ना घसीटा, तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं, तो वो माइक उठा के उन्होंने मारा था, वो दूर गिरा था माइक। ये वो दौर, उस दौर की बात जो है वो चल रही। सो बेसिकली ये वो दौर था कि जिस दौर के अंदर पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बहुत पीक पे। और जिसलिए 2013 में जब सीपैक पाकिस्तान में सबसे पहले स्टार्ट हुआ ना, तो हमने फिर सबसे पहला काम भी ये किया कि हमने एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू किया। आज का दौर क्या है? आज आप जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, जो मर्जी करते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी तासुब की ऐनक उतार कर देखें तो आपको रियलाइज होगा कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का सिस्टम बहुत बेहतर हो गया, राइट? कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हो गया। आई एम नॉट सेइंग दैट 100% करेक्ट, आई एम सेइंग कंपैरेटिवली इट इज मच बेटर देन व्हाट वाज गोइंग ऑन बैक इन 2011 एंड 12। इसकी वजह सिर्फ ये है कि थ्रू सीपैक पाकिस्तान ने अपने एनर्जी सेक्टर में बहुत काम किया और एक्सेसिव काम किया उसके अंदर। और ना सिर्फ काम किया एनर्जी सेक्टर में, आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझ आएगी, इसमें पाकिस्तान ने ना मल्टीपल चीजें यूज की एनर्जी के अंदर। कौन कौन सी एग्जांपल समझाता हूं। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा जी। देखिए जी, एग्जाम्पल के तौर पे एनर्जी के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सुक्की किनारी पावर प्रोजेक्ट। सुक्की किनारी पावर प्रोजेक्ट 870 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जी। सुक्की किनारी पावर प्रोजेक्ट 870 मेगावाट। आप में से किसी का को पिछले दिनों या एक साल पहले को नारान वाली साइड पे चक्कर लगा? नारान में अगर आप देखें ना, नारान के बाजार में खड़ी हूं मेन पे, तो आपको नजर आएगा ऊपर ना एक डैम बन रहा है बिल्कुल टॉप के ऊपर, नारान से ऊपर। वो ये है सुक्की किनारी पावर प्रोजेक्ट जो नारान के पास बन रहा है। इसमें आपको एक चीज ये भी समझ आती है कि उसमें ना पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं ना, उनको डिफरेंट कलर की शर्ट्स पहनाई हुई है उन्होंने, और चाइनीज इंजीनियर्स को डिफरेंट कलर की शर्ट्स पहनाई हुई है कि ताकि कोई मसला हो तो इनको बचाना है, इनको जाने दो। बात समझ आ रही है? तो ये सिचुएशन भी एग्जिस्ट करती। तो सुक्की किनारी पावर प्रोजेक्ट है, एक एग्जांपल आप ये दे सकते हैं। दूसरा आप एग्जांपल दे सकते हैं साहिवाल कोल पावर प्लांट। साहिवाल कोल पावर प्लांट, इसकी एग्जांपल आ सकती है। इसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हैं भावलपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट। भावलपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट। इसके अलावा एग्जांपल आ सकती है झिम्पीर विंड पावर प्रोजेक्ट। झिम्पीर का विंड पावर प्रोजेक्ट है, या ठट्ठा का विंड पावर प्रोजेक्ट है, ये एग्जांपल आ सकते हैं। झिम्पीर विंड पावर प्रोजेक्ट, समझ आ गई बात? अब ये 4 एग्जांपल्स भी आप देना तो मोर देन ना, वैसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये 4 एग्जांपल्स पता क्यों लिखी हैं? एग्जांपल समझाता हूं। सुक्की किनारी पावर प्रोजेक्ट है हाइडल, साहिवाल वाला है कोल, भावलपुर वाला है सोलर, और झिम्पीर वाला है विंड। बात समझ आ रही है? यानी ये भी इसमें समझ आती है कि इट्स नॉट जस्ट बेसिकली कि हमने एनर्जी पे काम करना है, इट्स लाइक कि हमने तमाम वो चीजें यूज करनी है, पॉसिबिलिटी जिनकी है, जहां जिनको यूटिलाइज हम कर सकते हैं एज फार एज जो है ना वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न। समझ आ गई बात? तो ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पे आ सकती है पॉइंट नंबर 1 के अंदर कि पाकिस्तान ने अपनी एनर्जी सेक्टर पे बहुत ज्यादा काम किया। नंबर 2 देखिएगा जी, थ्रू सीपैक more educational scholarships, through CPAC more educational scholarships and research grants
are provided to Pakistani students. Are provided to Pakistani students. पहले भी लोग काफी जाया करते थे चाइना जो है वो पढ़ने के लिए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जा रहे हैं, राइट। और वैसे भी आपको पता है पाकिस्तानीज जो है ना, दे टेक द वर्ड्स वेरी सीरियसली। जब उन्होंने कहा कि जनाब अल्लाह के आखिरी नबी ने कह दिया कि जब तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, तो बस अब हमने अब चीन ही जाना है। भाईजान उनका मतलब ये नहीं था कि तुम लोग सारे के सारे चीन चले जाओ। उस दौर के अंदर चीन फारदेस्ट एरिया तस्वुर किया जाता था, क्योंकि सरकार समंदर से आगे अमेरिका 1492 में दरियाफ्त हुआ है। बात समझ आ रही है? और चीन सबसे एंड माना जाता था। अमेरिका तो दरियाफ्त ही नहीं हुआ था, वो तो 1492 में आया है। तो वो फारदेस्ट एरिया की तौर पे बात करते थे कि भाईजान तुम्हें अगर चीन भी जाना पड़े ना तालीम हासिल करने के लिए, तो तुम वहां पर चले जाओ। तो हम कह रहे हैं भाईजान पर जब कह दिया तो कह दी, कोई और नाम भी ले सकते थे, लेकिन जब उन्होंने चीन कह दिया तो कह दी, राइट। और उनको भी बात समझ आई है, उन्होंने भी अल्टीमेटली क्या करना शुरू किया है, स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दूसरा काम हमारे पास ये काम शुरू हुआ है कि हमारी एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स बहुत मिल रही हैं, ताकि इससे हमारा सोशल फैब्रिक काफी बेहतर होगा। नंबर 3 सोशल में, पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा जी। पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान एंड चाइना have signed, Pakistan and China have signed agreements for the training of Pakistan's bureaucracy, for the training of Pakistan's bureaucracy. अच्छा जी, अब पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत जा रहे हैं जनाब चाइना ट्रेनिंग करने के लिए। पुलिस वाले भी जा रहे हैं, आपके पास फॉरेन सर्विस वाले भी जा रहे हैं, डीएमजी वाले भी जा रहे हैं। वहां पे लड़ाइयां भी हो रही हैं इनकी, जो है वो गालूम गलोच भी हुआ है इनका, गुथम गुथा भी हुए हैं ये उनके साथ। फिर ये वापस भी आ गए क्योंकि इनको लगता है कि सरकार वहां पे भी अफसर ही हैं ये, ठीक है। तो उन्होंने रियलाइज किया उनका सरकार आपकी जो है वो अफसरी जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है, यहाँ पे आपकी अफसरी नहीं चलनी, यहाँ पे आप ट्रेनिंग करने के लिए आए। लेकिन खैर बेटर सिचुएशन ये है कि ब्यूरोक्रेसी की भी ट्रेनिंग हो रही है। तो ये भी एक पाकिस्तान और चाइना के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सीपैक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक नई डेवलपमेंट है सोशल फैब्रिक के अंदर। आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल। इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चरल लिखिए जी। थ्रू सीपैक पाकिस्तान रोड नेटवर्क, थ्रू सीपैक पाकिस्तान रोड नेटवर्क has been expanded and upgraded. Pakistan's road network has been expanded and upgraded. For example, M3 Lahore Multan motorway, M5 मुल्तान सखर मोटरवे, M6 सखर हैदराबाद मोटरवे इज इन द मेकिंग। सखर हैदराबाद मोटरवे इज इन द मेकिंग। M9 हैदराबाद कराची मोटरवे। एग्जाम्पल्स बेतहाशा हो रहे हैं आपके पास, सियालकोट मोटरवे, सवात मोटरवे, हजारा मोटरवे, मल्टीपल एग्जाम्पल्स जो कि आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेसवेज बहुत ज्यादा है, राइट। मोटरवेज तो है ही है, मोटरवेज और एक्सप्रेसवे में फर्क होता है कि मोटरवे में ना ये त्यामो त्याम होता है, जरा आप रुक सकते हैं वहां पे, स्टे कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे पे ये स्टॉप ओवर्स नहीं होते, समझ आ गई। एक्सप्रेसवे की एग्जांपल ले लें, एक आपके पास एक्सप्रेसवे है DI खान योब, ZHOB, DI खान योब एक्सप्रेसवे एग्जांपल आ सकती है आपके पास। एक और एग्जांपल आपके पास आ सकती है नोडेरो नवाबशाह लखी एक्सप्रेसवे। नोडेरो लिख लें, नोडेरो
नवाबशाह लखी, LAKHI, नोडेरो नवाबशाह लखी एक्सप्रेसवे। समझ आ गई बात? मल्टीपल एग्जांपल्स आप रोड्स नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो दे सकते हैं। ये हमारे पास है सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में रोड्स नेटवर्क। नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चरल में पॉइंट नंबर 2 वो है थ्रू सीपैक पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क, थ्रू सीपैक पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क हैज बीन, Pakistan's railway network has been expanded and upgraded. Pakistan's railway network has been expanded and upgraded. आपने देखा होगा कि वो पटरी की डबल लाइन हो गई, राइट? पहले सिंगल लाइन हुआ करती थी पटरी की, राइट? वो स्टेशन पे रुकना होता था, फिर पहले एक ट्रेन ने, फिर दूसरी ट्रेन ने स्टेशन से क्रॉस करना है, फिर उसने पटरी पे वापस आना है। अब डबल लाइन हो गई है आपके पास। पहले तो काम ये हुआ है, नोट कीजिएगा। लिखें जी, द रेलवे लाइन हैज बीन अपग्रेडेड, द रेलवे लाइन हैज बीन अपग्रेडेड। नंबर 2 द ML1 प्रोजेक्ट, ML1 कहते हैं मेन लाइन 1, द ML1 प्रोजेक्ट, मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट, आपकी पेशावर से कराची तक की जो रेलवे लाइन है ना उसको ML1 कहते हैं। पेशावर टू कराची की जो मेन रेलवे लाइन है ना उसको ML1 कहते हैं, मेन लाइन 1। द ML1 प्रोजेक्ट हैज बीन अपग्रेडेड, द ML1 प्रोजेक्ट हैज बीन अपग्रेडेड। आपके कोई रिसेंटली कभी ट्रेन पे सफर हुआ? रिसेंटली, राइट? काफी हद तक ट्रेन के हालात बेहतर हो गए। अगर जो हालात आपके आज से कोई 10-15 साल पहले हुआ करते थे उसकी निस्बत अब ट्रेन का सिस्टम बहुत हद तक बेहतर हो गया, राइट? इसमें आप अंदाजा लगाएं कि बहुत सी नई ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई हैं, स्लीपर सेल्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। आपकी ग्रीन लाइन ट्रेन बड़ी बेहतरीन ट्रेन है आपकी, राइट? उसमें आपके पूरे पूरे कंपार्टमेंट्स हैं, राइट? जो आपकी फैमिली जो है वो अपने कंपार्टमेंट्स जो है वो बुक कर सकती है, इसमें आपकी फैमिली पूरे आराम से ट्रेवल कर सकती है, राइट? तो बहुत चीजें अपग्रेड हो गई। बल्कि हैरानी की बात यह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसी पैक के बाद से स्टार्ट हुआ। जमाने जालियत की बात है कि जब मैं डिबेटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया करता था तो एक डिबेटिंग कॉम्पिटिशन आया था कैडेट कॉलेज पटारो का, राइट? सो आई हैड टू जो है गो टू फर्स्ट हैदराबाद से फिर वहां से ट्रेन पे हैदराबाद गए, हैदराबाद से फिर आगे कैडेट कॉलेज जो है ना पटारो जाना था। तो हैरानी की बात यह है कि भाईजान ट्रेन जो है वो 15 मिनट पहले पहुंच गई। मैं अज्यूम ये करके बैठा हुआ था कि ये लेट ही होनी है, राइट? तो ये मैं बात कर रहा हूं बैक इन 2000 लाइक मे बी 15 की, बहुत पुरानी बात है, 14-15 की, 9-10 साल तो हो ही गए इस बात को। तो वो 15 मिनट पहले पहुंच गई। हैरान हो गया। अब वो जनाब, इनको मैंने टाइम दिया तो उनको मैंने आधे घंटे बाद का टाइम दिया हुआ था, जिन्होंने आना था वहां पे। तो उनको मैंने फोन किया तो वो कहते भाई जनाब तुम जामशोरों से चले। मैं कहा अच्छा जी। तो मैं कहा चलो फिर ठीक है, फिर इधर बैठते हैं। फिर मैं वहां पे जो है बॉम्बे बेकरी चला गया हैदराबाद की, राइट? तो मैं कहा चलो फिर यहाँ काम शाम जो है काम करें। खैर बहरहाल दी सिस्टम हैज बीन अपग्रेडेड। आप कभी रिसेंट ट्रेवल करें ना जरूर करें, ट्रेन का सिस्टम आपको, बल्कि खासतौर पे एक ये तो ट्रेन चलती बड़ी सीधी सी 6 बजे चलती शाम को, रावलपिंडी जाती है एग्जैक्ट 10 बजे, 4 घंटे में टक, पूरे 4 घंटे में 6 बजे यहां से निकलेगी, 10 बजे वहां पहुंचेगी, बल्कि 15 मिनट पहले पहुंचाएंगे वो आपको। तो अब सिस्टम काफी हद तक ट्रेनों का बेहतर हो गया है पाकिस्तान के अंदर। तो ट्रेन का सिस्टम हैज बीन अपग्रेडेड थ्रू सीपैक। क्लियर होगी बात? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2 बातें होंगी, एक हमारा रोड नेटवर्क बेहतर हो गया, राइट, और एक हमारा ट्रेन नेटवर्क बेहतर हो गया। अब आइए टेक्नोलॉजिकल पे। टेक्नोलॉजिकल, अच्छा जी। अब टेक्नोलॉजिकल में भी बहुत से फायदे हैं, बहुत से काम हुए। नंबर 1 लिखिएगा जी, 4G इंटरनेट टेक्नोलॉजी वॉज गिवन टू पाकिस्तान। और क्या, शेयरिंग भी आई थी शुरू के अंदर 2017 में, अंदाजा लगाओ। 4G इंटरनेट टेक्नोलॉजी वॉज गिवन टू पाकिस्तान एंड 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज इन द पाइपलाइन। 4G internet technology has been given to Pakistan and 5G internet technology is in the pipeline। ये सबसे पहले शेयरिंग पे आई थी, यानी चाइना ने अपना शेयर थोड़ा बहुत पाकिस्तान को 4G का दिया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर हुआ, सारा कुछ हुआ। तो पॉइंट नंबर 1 आ गया टेक्नोलॉजिकल के अंदर, 4G इंटरनेट टेक्नोलॉजी हैज बीन गिवन टू पाकिस्तान एंड 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज इन द पाइपलाइन। नंबर 2,
चाइना इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर। चाइना इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर। पाकिस्तान का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें चाइना ने इन्वेस्टमेंट की। पहले आपको पता है कि मोनोपोली होती थी, सिर्फ ये सुजुकी हो गई, आपकी होंडा हो गई और आपकी ये टोयोटा हो गई, ये तीन गाड़ियां थी आपके पास, कंपनीज थी। नई नई कंपनीज जो है आनी शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले जो है ना वो चाइनीज कंपनी है, चैनगैन या चंगान जो भी कहते हैं उसको, राइट, वो सबसे पहले आए एज अ न्यू इन्वेस्टर। अब उनको देख देख कर आपके पास बहुत सी कंपनीज और आ गई, होंडाई आ गई, ये किया आ गई, ये आपके पास वो अल्लाह आपका भला करे वो हैवल आ गई, प्रोटॉन आ गई, ये जितने, हाँ, ये जितने भी गाड़ियों के नई नई कंपनीज आपके पास आ रही हैं, सारी की सारी बातें यार, एक कंपनी जब इन्वेस्ट करती है ना तो बाकी कंपनीज का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप होता है कि चलो यार हम भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हमारे कंज्यूमर के पास ऑप्शंस जो है वो काफी ज्यादा बेहतर हो गई हैं, वरना हमारे पास ऑप्शंस बड़ी थोड़ी हुआ करती थी, राइट। तो दूसरा दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर वाज जो है ना वो चाइना इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर। नंबर 3, चाइना इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान फ्रीलांस इंडस्ट्री। चाइना इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान फ्रीलांस इंडस्ट्री। हमारी फ्रीलांस इंडस्ट्री में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है एंड करंटली पाकिस्तान फ्रीलांस इंडस्ट्री इज द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड करंटली पाकिस्तान फ्रीलांस इंडस्ट्री इज द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। क्लियर होगी बात? अगले पॉइंट पे आ जाए। देखिए जी, एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, वो ऑप्टिक फाइबर का प्रोजेक्ट है, नोट कीजिएगा, थ्रू सीपैक खुंजराब ऑप्टिक फाइबर प्रोजेक्ट। खुंजराब ऑप्टिक फाइबर प्रोजेक्ट इज इन द पाइपलाइन। खुंजराब ऑप्टिक फाइबर प्रोजेक्ट इज इन द पाइपलाइन। इस प्रोजेक्ट की बड़ी खुशी है यार। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ये जरा ऑप्टिक फाइबर जो बिछेगी, थोड़ा सा इंटरनेट बेहतर होगा, वरना पाकिस्तान जो है ना वो इंटरनेट हमेशा कोई ना कोई मछली जो है वो चक मार जाती है पाकिस्तान के ऑप्टिक फाइबर को, ठीक है, समंदर के अंदर से जाते हुए। तो हर दफा वो इंटरनेट कोई ना कोई बंद हो जाता है। तो वो अब ये है कि जमीन के ऊपर से कोई ना कोई ऑप्टिक फाइबर बिछेगी, लेकिन हमें अपनी किस्मत का पता, अल्लाह ने कोई ना कोई जानवर ऐसा जरूर पैदा किया होगा जो जमीन पे भी ऑप्टिक फाइबर ढूंढ रहा होगा, राइट। अभी तो वो समंदर में ही चक शक मार रहे हैं ना उसको, जमीन पे भी कोई ना कोई चक मार देगा ऑप्टिक फाइबर को। तो अजीब सूरत है, लेकिन खैर अच्छा इनिशिएटिव अच्छा है। अगला पॉइंट पे आए, और ये मेरा ना सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट है, जो अगला प्रोजेक्ट है वो है टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी गवादर लाहौर। हाँ जी, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी गवादर लाहौर, ये सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बन रहा है। टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका नाम है टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी गवादर, जो बनी गवादर में थी लेकिन अब बन कहां रही है? लाहौर में जी। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स, ठीक है, यही समझ आती है, उसके अलावा तो और कुछ समझ नहीं आती। मतलब आपका गवादर का प्रोजेक्ट है तो आप यार उसको गवादर में लगाओ। मैं भी बस सेमी फजूल इनकी हरकतें। आपने यहां कुछ और बनाना है तो और बना लो, जो वहां, इसलिए तो बेचारे वहां पे बैठे हैं सड़कों पे निकल करके, हमारा राइट सारे के सारे कहीं और जा रहे हैं। भाई आपका जो प्रोजेक्ट अच्छा अप्रूव वहां पर हुआ है, बन यहां पर रहा है, नहीं जी वहां पे जमीन नहीं मिल रही, तो यार पे कहीं और बना लो, किसी ऐसी जगह पे बना लो जो गवादर की किसी और जगह हो। भाई बड़ा कुछ मिल रहा है, बड़ा कुछ काम करने वाले, भाई करने, इंसान जब सोच लेना कि मैंने कुछ करना है तो हो सकता है। जब इंसान ये सोच लेना कि मैंने ठगी मारनी है, ठीक है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अब टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेसिकली अप्रूव हुई है गवादर की, बन अल्लाह का शुक्र है लाहौर में रही। ये हमारे मुल्क में इस तरह के मसले चलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लाहौर, मतलब यार यहाँ अलग यूनिवर्सिटी बना लो, रादर देन कि नहीं जी वो हम जो है यूनिवर्सिटी बनाएंगे यहाँ पर बहाउद्दीन जगह यूनिवर्सिटी लाहौर है मुल्तान के अंदर, अब लाहौर में भी कैंपस उसका बना हुआ है, लाहौर ग्रामर स्कूल मुल्तान, अब वहां पे एलजीएस मुल्तान में बना हुआ है, साहिवाल में एलजीएस बना हुआ है, ठीक है जनाब, वो फैसलाबाद में एलजीएस बना हुआ है, हर जगह के ऊपर। तो ये हमारा सिस्टम जो है ना, कराची ग्रामर स्कूल लाहौर, यहाँ पे आ गया केजीएस, अंदाजा लगाओ। तो वो सिचुएशन जो है ना बड़ी अजीब सी। खैर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो है ना गवादर जो है अप्रूव गवादर में हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो बन कहां रही है? लाहौर में। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे, वो है इकोनॉमी, इकोनॉमिक परस्पेक्टिव।
हेडिंग डालिएगा जी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अच्छा जी, अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो जब हम सीपैक की बात करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट हमारे जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो यही आती है कि सीपैक से हमारी इकोनॉमी बेहतर। अब इकोनॉमी बेहतर कैसे होगी, जरा उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, सीपैक के अंदर ना जो एक काम हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो पाकिस्तान में 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी चाइनीज कॉन्सेप्ट है। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था चाइनीज प्रेसिडेंट डेंग याओपिंग जी। जो प्रेसिडेंट माओ के बाद चाइना के प्रेसिडेंट बने थे ना, प्रेसिडेंट डेंग, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके बारे में आपको याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जिन्होंने बीजिंग कंसेंसस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि लैंडिंग ऑफ मनी करो, जिनको पैसे चाहिए वो देते जाओ, इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेकर आओ अपने मुल्क में, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा तो उसके लिए 2 शर्तें रख दो। शर्त नंबर 1 कि आपको असेंबली प्लांट खोलना है, शर्त नंबर 2 हमारे लोगों को ट्रेनिंग करनी है। ये जो कॉन्सेप्ट था ये आया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, कि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाओ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को टैक्स फ्री कर दो, उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स ना लो, और लोगों को रोके कहो को भाई हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें। अब सवाल ये पैदा होगा कि अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो फिर अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, राइट? वो जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि वो इंटरनेशनल करेंसी लेकर आएंगे, वो इंटरनेशनल फॉरेन रिजर्व्स लेकर आएंगे, उसी को तो लाके यहां पर आकर क्या करेंगे, उससे इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो टैक्स ना भी देना तो दूसरा काम पता है करेंगे, वो मेरे लोगों को जॉब्स देंगे, क्योंकि सरकार, अब ह्यूमन कैपिटल तो मेरा ही यूज होगा ना, फाइनेंशियल कैपिटल आपका, ह्यूमन कैपिटल मेरा, तो मेरे लोगों को क्या मिलती जाएगी? ट्रेनिंग मिलती जाएगी, मेरे लिए जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, तो मुझे मेरे लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी, मेरे लोगों को ट्रेनिंग मिल जाएगी, मुझे अल्टीमेटली फॉरेन जो है ना वो करेंसी मिल जाएगी, फॉरेन आपके पास रिजर्व्स मिल जाएंगे, और उनको 1 अरब की पॉपुलेशन की मार्केट मिल जाएगी। तो दोनों के लिए क्या है? विन विन सिचुएशन। ये जो कॉन्सेप्ट था आपके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, ये फिर सीपैक के अंदर चाइना लेकर आया पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में भी क्या बनाते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बुलाते हैं, वो आके यहां पर आकर क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं? 9। कौन कौन से? नोट कर लेते हैं। एक है मोकपोंदास का, मोकपोंदास स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जीबी में मोकपोंदास स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दूसरा है राशाकाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, खैबर पख्तूनख्वा। तीसरा है मालाकंड, मार्बल सिटी, मालाकंड मार्बल सिटी। नंबर 4 मीरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आजाद कश्मीर वाला मीरपुर। नंबर 5 इस्लामाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नंबर 6 फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये जो फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, इसको अल्लामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, राइट? नंबर 7 धाबेजी, धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नंबर 8 खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और नंबर 9 बोस्तान स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 9 मोकपोंदास, राशाकाई, मालाकंड, मीरपुर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, धाबेजी, खैरपुर, बोस्तान। क्लियर होगी बात? ये 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो आपके पास जो है वो बन रहे हैं इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो हम लिखेंगे इसको कि 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड मल्टीपल इंडस्ट्रियल जोन्स। 9 special economic zones and multiple industrial zones are being constructed through CPEC. Multiple industrial zones are being constructed through CPEC. समझ आ गई बात? अब 9 तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, राइट? मोकपोंदास, राशाकाई, मालाकंड, मीरपुर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, धाबेजी, खैरपुर एंड बोस्तान। 9 हो गए। मल्टीपल हमने क्या लिखा है साथ? क्या है? इंडस्ट्रियल जोन्स। अब जरा सबसे पहले इन दोनों में फर्क भी समझ लेते हैं।
कि इंडस्ट्रियल जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फर्क क्या होता है, नोट कर लें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर टैक्स फ्री जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स are tax-free zones to attract international investors. To attract international investors. समझ आ गई बात? Industrial zones are constructed for local investors. Industrial zones are constructed for local investors. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो बने हैं किसके लिए? इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए। वो टैक्स फ्री जोन्स होते हैं। और उसके बाद नंबर 2 इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं। जो इंडस्ट्रियल जोन्स बनते हैं वो किसके लिए हैं? लोकल इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं। लोकल इन्वेस्टर्स का मतलब है वो टैक्स देंगे, वो सारा काम करेंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 3 लिखेगा जी। इन दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इन दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 6 इंडस्ट्रीज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। 6 इंडस्ट्रीज लग रही। इन दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 6 इंडस्ट्रीज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। Number 1, chemical industry. Number 2, glass industry. Number 3, paper industry. Number 4, ceramics industry. Ceramics. Number 5, food processing. And number 6, packaging. फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। ये 6 इंडस्ट्रीज लग रही हैं। ग्लास इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, सिरेमिक्स इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री। समझ आ गई बात? ये 6 इंडस्ट्रीज जो है आपके पास इसके अंदर अल्टीमेटली जो है वो ऐड कर रहे हैं ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगले पॉइंट पे आइए। पॉइंट नंबर 4 देखिए जी। पॉइंट नंबर 4, after the completion of these special economic zones, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगले लिखने लगे यहां। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, पाकिस्तान इज लाइकली टू बिकम अ मैग्नेट फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। पाकिस्तान इज लाइकली टू बिकम अ मैग्नेट for international investors. क्लियर हुई बात? अगला पॉइंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते ही इसलिए हैं ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो। मुझे बात बताओ, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके मुल्क में इन्वेस्ट क्यों करेगा? जब आप उसको टैक्स भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी लेकर आए, सारा कुछ करे, आप उसको बेनिफिट दोगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा ना। तो आपको कि यार आपको टैक्स फ्री, आप टैक्स ना पे करो। ऑब्वियस बात है ना, आपके लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी, राइट? उनका काम होना शुरू हो जाएगा, उनका भी इंडस्ट्री एक एक्स्ट्रा लग जाएगी, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू सीपैक, थ्रू सीपैक पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स, बल्कि थ्रू सीपैक ना लिखें, आप लिखें थ्रू सीपैक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। थ्रू सीपैक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, पाकिस्तान expects to have 6 million new jobs. Pakistan expects to have 6 million new jobs for local Pakistanis. 6 मिलियन के करीब न्यू जॉब्स जो हैं वो बन रही हैं, आ रही हैं पाकिस्तानीज के लिए। अच्छा जी, लिख लिया आपने? अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको रिवाइज करते हैं। अगले पॉइंट को आपको याद होगा, हमने उसने क्लास में पढ़ा था कि
जो BRI है वो बेसिकली तकरीबन 130 कंट्रीज को कनेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट है, जो कि एक्सपेक्टेड है 2049 में कंप्लीट होगा, और एस्टिमेटेड है कि वो $26 ट्रिलियन की वर्थ उसकी बनेगी जब वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उस BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्या है, CPEC। ये चीज रिकॉल हो गई। अब आगे सुनिए, समझें इस पॉइंट को, लिखिएगा। As Pakistan has become part of Chinese investment bandwagon, as Pakistan has become part of Chinese investment bandwagon, Pakistan has become part of Chinese investment bandwagon। bandwagon कहते हैं प्रोसेस को, राइट? इस प्रोसेस का हिस्सा बन गए ना। As Pakistan has become part of Chinese investment bandwagon, this means Pakistan will be directly or indirectly, Pakistan will be directly or indirectly linked to all the states where China will invest now. Pakistan will be directly or indirectly linked to all the states where China will invest now. ये बात समझ आ रही? सरकार जहां पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम भी तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके साथ क्या हो गए हैं, लिंक हो गए हैं, क्योंकि जिस BRI का वो हिस्सा बन रहे हैं उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हमारे मुल्क में। सो समहाउ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा भी उनके साथ, उन कंट्रीज के साथ लिंक जो है वो बन जाएगा। अब आ जाए अगले पॉइंट के ऊपर। कौन सा अगला पॉइंट ही हमारा, लिखें, स्पोर्टी। यार नहीं, बाय रोड ना यार, तू मुझे ज्यादा ही, बाय रोड कहां से कनेक्ट होगा? शिप भी है आपका, गवादर पोर्ट किस लिए बना रहे हैं, उसमें पुल बनाना उन्होंने। बहुत अच्छे भाई, गवादर पोर्ट डेवलप हो रहा है यार, हम बना सकते हैं, हो सकता है अंडरपास भी बना सकता है वो उसके समंदर के नीचे से। मियां साहब को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ठीक है ना। वो ये जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, बड़ी रिकॉर्ड बारिश हुई है लाहौर के अंदर, और इस रिकॉर्ड बारिश के अंदर जो है ना, आपको पता है हमारी पाकिस्तानी कौम को ना, जो वेले लोग, इंतहाई वेले लोग होते हैं ना, वो फेसबुक बैठ के फलसफा झाड़ रहे होते हैं, ना काम को पता, ना कुछ काज का पता, ना कुछ यकीन करें किसी लॉजिक का पता है। वो अब आगे वो मीम्स शेयर कर रहे हैं कि जनाब वो लाहौर को मैंने पेरिस बनाना है तो पेरिस बन गया है। बंदा पूछे पेरिस के अंदर भाईजान, हालांकि की बात है ना, हमारी सोच ही इतनी है भाईजान, पेरिस में दरिया नहीं है, ये वेनिस है जिसके अंदर जो है ना वो दरिया सारे के सारे चलते हैं। वो उन्होंने कहा ये पेरिस बन गया है क्योंकि यहाँ पे पानी आ गया। की जो है वो, आप बस लोगों की ना वो, क्योंकि बस करना है ना, बस कमेंट करना है सारे के सारा, डूब गया जी। आप मेरी बात को समझिए, अंडरस्टैंड करें। आज से 1.5 महीना 2 महीने पहले की बात है, जब दुबई में बारिश हुई थी, ठीक है, और वो बारिश जो थी ना आपकी, उसने ऐसी तैसी फेरी थी दुबई की। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कंट्री और दैट टेरिटरी विच इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड टेरिटरीज इन द वर्ल्ड, राइट। लाहौर का पानी अगले दिन बंद, खत्म था, ठीक है, खत्म हो गया हुआ था पानी यहां से। आप जितनी मर्जी मीम्स बना लें, जो एप्रिशिएट करने वाली चीज है उसको प्लीज एप्रिशिएट करें। इतने जब पानी आपके पास इकट्ठा होता है, उसको खत्म करने में टाइम लगता है, वो विद इन अ डे उन्होंने खत्म कर लिया। वहां पे 5-5, 6-6 दिन वहां पे दुबई के अंदर जो है लोगों का हाल जो रहा है बुरा। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि यार ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन वी नीड टू गिव द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, एंड वी नीड टू टेल देम कि यार आप लोग गलत हैं, चोर हैं आप, वो तो हमें पता है, लेकिन जहां पर आपको क्रेडिट बनता है वहां पे वो क्रेडिट हम देंगे। अब आप ये दुबई की एग्जांपल आप ले लें, मैं तो उस दिन भी, खैर पता नहीं शायद आपकी क्लास में, किसी और क्लास में डिस्कशन हो रही थी, उसमें उनको ये बात कर रहा था कि एक प्रॉब्लम ये है कि दुबई का एक इशू ये आ रहा है, जो मुझे लगता है इशू आएगा फ्यूचर के अंदर इशू ये आएगा कि देखिए जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट आप कर लें एक जगह के ऊपर, वो सारे का सारा शहर जो है ना वो रेत पे बना हुआ है। बात समझ आती है? उस पर कॉन्क्रीट डाल दिया आपने, रेत पे बना हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब पानी जो है ना, पानी आपका सैलाब आता है ना, वो पानी सी थ्रू करता है, सी थ्रू करने नीचे है बेसिकली रेत, वो रेत वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे उसकी जो बेसमेंट्स है ना, आपकी जो बेसिस है नीचे बिल्डिंग्स की, जो टॉप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वो बेसिस फ्यूचर में खराब होंगी। कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके आपको रियलाइज होगा कि वो जो पानी सी थ्रू कर गया था ना, रेत वाला, वो रेत में जाके जज्ब हो गया और वो ऐड हो गया। रेत को भाईजान
ठंडा होने के अंदर या उसको उसका पानी साफ होने में टाइम ज्यादा लगता है। मट्टी में जल्दी पानी जो एब्जॉर्ब हो जाता है, रेत एब्जॉर्ब कर ही रखती है उसको, पानी को वो जाने नहीं देती इतना ज्यादा। इसलिए लॉन्गर रन के अंदर, क्योंकि उसकी जो बेसमेंट्स हैं जिन पे बिल्डिंग्स खड़ी हैं, वो नीचे तो रेत है सारी की सारी, वो एट द एंड ऑफ द डे फ्यूचर में कहीं ना कहीं खराब करेगी इनकी टॉप बिल्डिंग्स को, ऊंची बिल्डिंग्स को, और वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो सकते हैं जो अभी शायद नहीं नजर आ रहा, अभी लोगों को नहीं समझ रहा, लेकिन वो फ्यूचर को अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको तो वक्त पड़ गया था कि यार ये पानी हमने खत्म कैसे करना है, इतना पानी वहां पर आया हुआ था। तो वो सिचुएशन इस तरह की। सो इस सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब प्रॉब्लम ये कि जितने बड़े बड़े शहर है ना, है ही नहीं ना, रेत का निजाम है ना यार, सारे का सारा कहां से सीवरेज सिस्टम निकालते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही वो आप उसको उसको रेत में से कैसे प्रोसीड करवाओगे उस सारे के सारे सीवरेज के सिस्टम को? नहीं, मुश्किल बहुत ज्यादा। आपके पास जितना मर्जी पैसा हो यार, लेकिन एक नेचुरल जो चीज है वो नेचुरल ही है। आप उसके नेचर को छेड़ोगे तो भाईजान वो काम खराब ही हो। मेरी बात फॉलो हुई? तो ये सिचुएशन थोड़ी सी जो है ना इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमें समझ आती। तो वो जो बात कर रहे थे ना इन्वेस्टमेंट्स वाली, कि पाकिस्तान में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है सारी की सारी, तो उसका बहुत फायदा है। अब आते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी का क्या फायदा है जनाब हमें? सिक्योरिटी, हाँ जी, सिक्योरिटी देखिए जी, पॉइंट नंबर 1 को अंडरस्टैंड करें। देखें, हम बात कर रहे हैं 2013 की। 2013 का वो साल है कि हमारे ऊपर रशिया का आर्म्स एम्बार्गो तो 79 से लगा हुआ है। अब इमेजिन करें आप 2013 में रशिया का आर्म्स एम्बार्गो 79 से लगा हुआ है। अमेरिका ने भी पिछले साल 2012 में सलाला चेकपोस्ट इंसिडेंट के बाद आप पर आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया है। दुनिया में 2 बड़े मुल्क हैं जो सबसे बड़े आर्म्स सप्लायर हैं, एक का नाम अमेरिका है और एक का नाम रशिया है, और इन दोनों ने आप पर क्या लगा दिया? आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया। आपको बचाने के लिए कंट्री आ रहा है जिसका नाम क्या है? चाइना। और थ्रू चाइना पाकिस्तान ने क्या करने की कोशिश की है? अपनी सिक्योरिटी जो मैयस थे या सिक्योरिटी जो हमारी नीड्स थी उनको फुलफिल करने के लिए हमने कोशिश की। फॉर एग्जांपल, हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है पाकिस्तान की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहां पे पाकिस्तान खुद अपना असला तैयार करता है, वहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो आनी शुरू हुई। हमने GF-17 थंडर का ब्लॉक 3 बनाना शुरू किया। हमारे पास ऑलरेडी एक ज्वाइंट वेंचर था पाकिस्तान और चाइना का, उसको GF-17 थंडर कहते हैं। इसका अब ब्लॉक 3 बना है। ब्लॉक 3 है 2 फाइटर पायलट्स वाला। जो ओरिजिनल GF-17 थंडर था वो सिंगल फाइटर पायलट था। ये आपको याद होगा कि एक इंडियन फाइटर पायलट आया था पाकिस्तान चाय पीने, राइट? वो इंसिडेंट जब हुआ था उसके फौरन बाद का इंसिडेंट ये था कि पाकिस्तान ने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसका जहाज गिराया, उसका जहाज गिराने से एट द एंड ऑफ द डे हमारी बल्ले बल्ले जो हुई वो तो और बात है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो शायद मेरा क्लास में आपके साथ मैंने पहले भी डिस्कस की थी, कि उससे ना पाकिस्तान का जो अपना फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान का जो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट था ना उसकी टेस्टिंग हो गई, राइट? मिलिट्री इक्विपमेंट की टेस्टिंग होना बहुत जरूरी होता है। याद रखो, आज के दौर में कॉम्बैट्स तो नहीं हो रहे, आज के दौर में कन्वेंशनल फाइट्स तो हो कोई नहीं रही, इसलिए आपकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट की जो पोटेंशियल होता है ना वो हाइपोथेटिकल होता है कि यार ये ना इतनी दूर हिट कर सकता है, इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो फॉर एग्जांपल जो है ना वो 100% एक्यूरेसी। अब मिसाइल जो है ना वो हमारा 4000 किलोमीटर तक जो है ना वो जाकर हिट कर सकता है। अब यहां से आप 4000 किलोमीटर तक मिसाइल को फायर करेंगे तो किसी मुल्क में जाकर गिरेगा वो, ठीक है? इसलिए उसकी टेस्टिंग एक हाइपोथेटिकल होती है कि अच्छा यार अगर ये इस प्रोजेक्टाइल पे चला गया ना, तो इस प्रोजेक्टाइल पे चला गया तो फिर ही 4000 पहुंच जाएगा। तो इसीलिए उसको वो 100-150 के करीब जाके किसी जो है ना समंदर के अंदर उसको गिराते हैं, लेकिन वो सर्टेन प्रोजेक्टाइल अचीव करवाते हैं उससे। अगर वो प्रोजेक्टाइल अचीव हो गया इसका मतलब है कि ये 4000 जाएगा। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है सारी की सारी। सेम इसी तरह जहाज है उसके बारे में कहा जाता है ये कॉम्बैट फाइट जो होता है, कॉम्बैट को डॉग फाइट कहते हैं। अब डॉग फाइट में ये, हाँ, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ये भी हाइपोथेटिकल है। लेकिन हमारा वो जो जहाज था ना वो टेस्ट हो गया, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान ने GF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनवाया मिलकर चाइना के साथ, और जिसकी पूरी दुनिया के अंदर सेल हो रही, पूरी दुनिया में ऑर्डर्स आ रहे, राइट? और यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैं आपको एक और बात बताता हूं। आपको शायद याद हो या शायद पता नहीं आपको याद ना हो, इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आना था क्रिकेट खेलने के लिए, और आखिरी वक्त में इंग्लैंड की टीम जो है ना वो पाकिस्तान नहीं आई, न्यूजीलैंड की टीम आके वापस चली गई, राइट? और जो इंग्लैंड की टीम थी वो पाकिस्तान जो है ना वो नहीं आई क्रिकेट खेलने के लिए। जी हमारे थ्रेट्स। मुझे अभी तक याद है डिप्लोमैट के अंदर एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उस डिप्लोमैट के आर्टिकल्स को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपको शायद ये बात अंदाजा हो कि इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान में ना आज भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है वो एग्जिस्ट करती, बल्कि मैप में भी आपको नजर आएगा, यहां पर
ये फॉकलैंड आइलैंड्स, ये आपके पास है फॉकलैंड आइलैंड, जी बिल्कुल अर्जेंटीना के साथ है। फॉकलैंड आइलैंड्स, इनको आज भी यूके क्लेम करता है कि ये आइलैंड्स मेरी हैं। ये हैं बिल्कुल किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ। हैं अर्जेंटीना के साथ, लेकिन क्लेम कौन करता है? यूके क्लेम करता है। अब क्यों क्लेम करता है, अगर समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल लॉ के अंदर ना एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी का कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी जगह को, किसी की टेरिटरी को क्या कर सकते हो? एक्वायर कर सकते हो। एक वर्ड होता है ऑक्युपेशन, राइट? ऑक्युपेशन। ऑक्युपेशन पता क्या होता है? ऑक्युपेशन इज बेसिकली द एक्विजिशन ऑफ अ टेरिटरी दैट वाज नॉट बिलोंगिंग टू एनी अदर पर्सन। ऑक्युपेशन हमेशा उस टेरिटरी को कहते हैं जो टेरिटरी पहले किसी के पास नहीं थी। अगर वो किसी के पास नहीं थी फिर आपने एक्वायर की है तो वो ऑक्युपेशन होता है लीगल टर्म। मेरी बात समझ आती? अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। इंग्लैंड ये कहता था कि ये ऑक्युपेशन है क्योंकि ये टेरिटरी हमने एक्वायर की है, पहले यहां पर कोई नहीं था। अर्जेंटीना कह रहा था कि ये टेरिटरी हमारी ही थी, इवन दो हमारी प्रेजेंस उस टाइम वहां पर मौजूद नहीं थी। इसके ऊपर इन्होंने जंगें लड़ी हैं 1984 के अंदर, मार्गरेट थेचर के दौर के अंदर, अर्जेंटीना ने और यूके ने। और यूके ने तब अर्जेंटीना पर पाबंदी लगा दी थी कि हम आपको मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं भेजेंगे। अर्जेंटीना के ऊपर पाबंदी लग गई। स्वीडन ने, यूके ने, सारे कंट्रीज ने अर्जेंटीना को मिलिट्री इक्विपमेंट भेजने से इनकार कर दिया। ये जब मसला आया ना आपके पास ये वाला अभिनंदन का, और हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाया, तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो था ना, उसका ऑर्डर आया अर्जेंटीना की तरफ से। और अर्जेंटीना ने वो ऑर्डर किया पाकिस्तान को कि हमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 चाहिए, और हमने एग्री भी कर लिया। जिसके ऊपर इंग्लैंड ने ये आर्ग्यू किया कि सरकार हमने तो उस पर सैंक्शंस लगाए हुए और आप इनको क्या कर रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट बेच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया कि हमने पाकिस्तान की टीम नहीं भेजनी है एहतजाजी तौर। क्योंकि बाद में फिर जब वो ऑर्डर उनका खत्म हुआ, डिस्पोज ऑफ हुआ, एग्रीमेंट नहीं फाइनल हुआ, फिर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान है। तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें बहुत सी चीजें हमें बाद में समझ आती हैं, अच्छा यार ये सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या थे, क्या कॉन्टेक्स्ट था। तो सीपैक का जो सबसे बड़ा फायदा हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स में हो रहा है ना, हमारी जो सिक्योरिटी नीड्स थी, जो कि यूएसएसआर की एम्बार्गो की वजह से या यूएस के एम्बार्गो की वजह से खत्म हुई हुई थी, या वो हमें वो सिक्योरिटी नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, तो हमें वो किसके जरिए पूरी हुई है? चाइना के जरिए। समझ आ गई बात? तो ये कॉन्टेक्स्ट को लिख लें जरा। देखिए हमने क्या लिखा जी, पॉइंट नंबर 1 लिखना अभी, लिखें जी। थ्रू सीपैक पाकिस्तान security needs, through CPEC, Pakistan's security needs have been fulfilled, specifically with collaboration of China, like JF-17 Thunder Block 3, JF-17 Thunder Block 3 and J-10C fighter jets. J-10C fighter jets. समझ आ गया पहला पॉइंट? नंबर 2, सिक्योरिटी में पॉइंट नंबर 2 देखिएगा जी। As CPEC passes through some of the underdeveloped and security risk areas of Pakistan, CPEC passes through some of the underdeveloped and security risk areas of Pakistan, investment of CPEC is likely to bring infrastructure and prosperity in that area. Investment of CPEC is likely to bring infrastructure and prosperity in that area. Hence, enabling Pakistan to counter the insurgency in that area. Hence, enabling Pakistan to counter
द इंसर्जेंसी इन दैट एरिया, hence enabling Pakistan to counter the insurgency in that area. पॉइंट समझ आ गया आप? उस एरिया में क्योंकि इंसर्जेंसी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वहां पर एहतजाज चल रहे हैं। बात बड़ी सादी सी है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। लोग एहतजाज करने के लिए सड़कों पर सिर्फ तब निकलते हैं जब उनके राइट्स उनको नहीं मिलते। शौक किसी को भी नहीं है सड़कों पर निकलकर एहतजाज करके अपनी जानों को जाया करवाना। जाहिर बात है लोग सड़कों पर निकलते ही तब है जब उनको राइट्स नहीं मिलते। एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड यही है कि सीपैक जब वहां पर आएगा, अपना सीपैक कंप्लीट होगा, 2030 में जब सीपैक कंप्लीट होगा तो उस कंप्लीशन के बाद वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो फिर जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स बेहतर होंगी तो वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी नहीं है, वहां के हालात ठीक नहीं हो रहे। इनफैक्ट वहां के लोगों को ये फील हो रहा है, ये फीलिंग आ रही है कि भाई हमारे राइट्स जो हैं वो बेसिकली हमें नहीं मिल रहे, बाकी सबको मिल रहे हैं। जिसकी वजह से अभी रिसेंटली भी बलूचिस्तान के अंदर जो है ना एहतजाज चल रहा है, और खास तौर पे एहतजाज कहां चल रहा है? गवादर के अंदर, उन बाकी एरिया से, क्योंकि वो एरिया जो हम यूज कर रहे हैं बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम दुनिया में बेच रहे हैं, अब अल्टीमेटली वहां के मुकामी लोगों को वहां का क्या नहीं मिल रहा? राइट्स वहां के नहीं मिल रहे। इस पर डिटेल में मैं आपके साथ क्लास करूंगा जब आपको बलूचिस्तान इशू पढ़ाऊंगा। बलूचिस्तान इशू के अंदर गवादर का मसला तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक छोटा सा मसला मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, आपको समझा देता हूं कि असल में मसला है वहां पर ट्रॉलर माफिया। ट्रॉलर माफिया क्या होता है? ट्रॉलर माफिया बेसिकली बड़ी बड़ी शिप्स को कहते हैं, राइट? अब फिशिंग करनी होती है ना वहां पर, जिसमें आपको पता है कि 12 नॉटिकल माइल्स का जो इलाका है, 12 नॉटिकल माइल्स का वो तो टेरिटोरियल वाटर्स होता है। हमने बात पढ़ी थी ना कि 12 नॉटिकल माइल्स का इलाका टेरिटोरियल वाटर्स होता है, उसके बाद आपका WZ शुरू होता है। इंटरनेशनल लॉ ने तो यहां तक डिफाइन कर दिया हुआ है कि ये WZ 200 नॉटिकल माइल का है और ये 12 नॉटिकल माइल का क्या है? टेरिटोरियल वाटर्स। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक टेरिटोरियल वाटर्स इज बेसिकली अंडर द ओनरशिप ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओन करती है टेरिटोरियल वाटर्स को, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार होता है कि उस टेरिटोरियल वाटर्स में जितनी फिशिंग करना चाहे वो फिशिंग कर ले, जितना वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना चाहे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर ले, जो सारा कुछ कर ले। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम होता है, राइट? WZ वाले सारे के सारे काम फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। टेरिटोरियल वाटर्स में सारे का सारा काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, WZ में सारे का सारा काम फेडरल गवर्नमेंट। यहां तक बात क्लियर होगी? अब प्रॉब्लम यह है कि वहां पे जो है ना फिशिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो डीप सी वाटर है। गवादर डीप सी वाटर है, डीप सी वाटर की वजह से फिशिंग बहुत ज्यादा अवेलेबल है वहां पर। वरना क्योंकि जितना डीप सी वाटर कम होता है ना, जितना आपको ना जहाज उतना दूर खड़ा करना पड़ता है, और मछली उतनी दूर होती है, उतनी करीब नहीं होती, क्योंकि उसके करीब जो है ना जमीन होती है, तो मछली शैलो वाटर के अंदर जो है ना वो ज्यादा पाई जाती है, वो क्योंकि डीप सी वाटर है। तो 12 नॉटिकल माइल्स का वो जो इलाका है ना, उसमें बेइंतहा फिश है। अब वहां पर ट्रॉलर माफिया है, ट्रॉलर माफिया के अंदर चाइनीज भी हैं, ट्रॉलर माफिया के अंदर वडेरे भी हैं, जो वडेरे पंजाब से भी ताल्लुक रखते हैं, जो सिंध से भी ताल्लुक रखते हैं। इन सारे इलाकों के अंदर जो पावरफुल लोग हैं, राइट, उन्होंने अपने ट्रॉलर्स रखे हैं। ट्रॉलर उस बड़ी शिप को कहते हैं, यानी जो बहुत बड़ी शिप होती है, उनके ना नेट होता है उसके अंदर। वो नेट क्या करते हैं? वो नेट फेंकते हैं अंदर पानी में और वो ट्रॉलर चला देते हैं, यानी वो बड़ी शिप चला देते हैं। उससे नेट जब चलता है ना, वो सारी फिश इकट्ठी कर लेता है, राइट? इससे हो क्या रहा है कि वहां का जो मुकामी बलोच है ना, वो कह रहा है कि यार मेरा राइट तो कर बोल रहा है, क्योंकि वहां का मुकामी बलोच जो है ना, वो तो शिप यूज करता है, छोटी कश्ती, जिसने फिशिंग करनी है छोटी कश्ती पर। अब जो ट्रॉलर आया है, ट्रॉलर ने सरकार क्या किया? नेट पकड़ा है, नेट के साथ वजन डाला है, वजन उसने फेंका है नीचे, और वजन की वजह से नेट जो है वो नीचे चला गया है, और उसने ट्रॉलर चलाया है और सारी मछली को इकट्ठा कर लिया, जिससे अल्टीमेटली जो मुकामी बलोच है ना, उसका राइट कर बोल रहा है। उसको वो राइट ही नहीं मिल रहा जो उसका अपना बेसिक राइट था, क्योंकि टेरिटोरियल वाटर्स वैसे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और वो कहते हैं कि सरकार ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, राइट, अल्टीमेटली। और ये खा कौन रहा है यहां पर? हमारे प्रोविंस के अलावा के प्रोविंस के लोग। इसलिए वो वहां पर लोग एहतजाज कर। ज्यादातर काम किसका है? ट्रॉलर माफिया का। मेरी बात समझ रही? ये मुफ्ती हिदायतुर रहमान की जो है ना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी उसने वहां पर बनाई हुई थी, राइट, हिदायतुर रहमान। वो भी ये काम कर रही थी, तो उसका भी सारे का सारा काम ही था ट्रॉलर माफिया के खिलाफ। आप कभी जाकर इसको पढ़िएगा थोड़ा सा डिटेल में, फिर मैं बलूचिस्तान के इशू जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि ट्रॉलर माफिया का मसला क्या है, बलूचिस्तान के इशूज क्या है। लेकिन करंटली जो एहतजाज चल रहे हैं बेसिकली यही है कि यार गवादर आप बेच रहे हैं और गवादर के लोगों को उसके राइट्स नहीं मिल रहे। समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। सिक्योरिटी में पॉइंट नंबर 3 लिखिए जी। पॉइंट नंबर 3 सिक्योरिटी में
पॉइंट नंबर 3 देखिएगा जी, as CPEC has a security domain, this has helped Pakistan achieve balance of power with India. Help Pakistan achieve balance of power with India in the security domain. Balance of power with India in the security domain. हमें बैलेंस ऑफ पावर मिल रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि यूएस ने इंडिया के साथ नए अलायंसेस किए हैं, मिलिट्री के अलायंसेस। उन मिलिट्री अलायंसेस की वजह से इस इलाके में क्या हो रहा था, बैलेंस ऑफ पावर खराब हो रहा था, राइट। लेकिन चाइना के आने से बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा बेहतर हुआ है, अचीव ज्यादा हमने किया है। आखिरी पॉइंट है रीजनल। अब रीजनल इसके बेनिफिट्स क्या हैं या इसका फायदा क्या है पाकिस्तान? रीजनल कॉन्टेक्स्ट, पॉइंट नंबर 1, दी वेस्टर्न रूट ऑफ, बल्कि आपको ना मैं अभी आप लिख रहे हैं, अब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि 3 रूट्स हैं इसके, फेजेस भी इसके 3 है, रूट्स भी इसके 3 है। हर रूट अलग जगह से गुजरता है, हर फेज जो है ना उसका अलग उसका स्ट्रक्चर है, उसके फायदे अलग हैं, उसमें हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन इस पॉइंट को जरा अंडरस्टैंड करें, लिख लें इसमें रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। द वेस्टर्न रूट ऑफ सीपैक एंड अफगानिस्तान, the western route of CPEC and Afghanistan. अब जरा फोकस कीजिएगा, सीपैक के ना बेसिकली 3 रूट हैं। अभी लिखना चाहते हैं तो अभी लिख लें, लेटर ऑन लिखना चाहें तो लेटर ऑन लिख लें। इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ना तीनों रूट्स का, वो सेम है, यानी ये खुंजराब से शुरू होते हैं और गवादर पे खत्म हो जाते हैं। समझ आ गई बात? एक रूट आप समझ लें, इतना जा रहा है आपके पास, ये रूट जा रहा है, ये इधर पहुंच गया गवादर, ठीक है जनाब। दूसरा रूट भी जनाब आपके पास इस तरह शुरू हुआ, ये घूमा, इस तरह जाके आपके पास ये आपके पास गवादर पे एंड हो गया, ठीक है। तीसरा रूट भी आपके पास ये शुरू हुआ और ये जाके गवादर पे एंड हो गया। समझ आ गई बात? तो गवादर के ऊपर एंड हो रहे हैं और खुंजराब से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों रूट्स। इसका जो वेस्टर्न रूट है ना, ये वाला रूट, ये अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब करीब से गुजरता है। कौन से इलाकों से गुजरता है मैं बाद में बताता हूं, सिर्फ इतना समझिए। ये किसके पास से गुजरता है? अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब करीब से। लेकिन ये जो आपका रूट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूट है आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, लेकिन सबसे लीस्ट डेवलप्ड है। सबसे लीस्ट डेवलप्ड है। कुछ इस बार बनाए हैं, एफडब्ल्यू काम कर रहा है, कुछ पे अभी काम नहीं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रूट, लेकिन सबसे ज्यादा लीस्ट डेवलप्ड है। अब यहां तक बात समझ आ रही है आपको? अब जरा फोकस रखते हैं मेरी बात पे। देखिए, यूएस का विड्रॉ हो गया अफगानिस्तान से। जब अफगानिस्तान से यूएस विड्रॉ कर गया तो अफगानिस्तान को जाहिर बात है अब चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अफगानिस्तान को करनी है ट्रेड। अफगानिस्तान को ट्रेड करने के लिए दूसरे मुल्कों को कोई चीज बेचनी है या दूसरे मुल्कों से कोई चीज अपने मुल्क में मंगवानी। लेकिन अफगानिस्तान का सबसे बड़ा रौला यह है कि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। अफगानिस्तान के चारों तरफ लैंड है। लैंडलॉक्ड होने की वजह से वो पाकिस्तान और ईरान पर डिपेंडेंट है कि पाकिस्तान और ईरान उसको रास्ता देंगे तो वो बेचारा किसी मुल्क के साथ जाके क्या करेगा, ट्रेड करेगा। मेरी बात समझ आ रही? इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने आपस में एग्रीमेंट किया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, एफ्टा कहते हैं इसको, जिसके मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को इजाजत देता है कि वो थ्रू पाकिस्तान ट्रेड कर सकता है बाकी मुल्कों के साथ। फोकस मेरी तरफ रखें, मेरी तरफ। पाकिस्तान की इजाजत है कि अफगानिस्तान क्या कर सकता है, बाकी मुल्कों के साथ ट्रेड कर सकता है। अफगानिस्तान ने अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करनी है तो उसको ट्रेड करनी है। ट्रेड करने के लिए वार्म वाटर्स चाहिए जो कि उसके पास मौजूद नहीं है। वार्म वाटर्स तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए जो कि उसके पास मौजूद नहीं है। इस सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक सूरत हाल यह है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में एग्रीमेंट करके वेस्टर्न रूट ऑफ सीपैक जो है उसको अफगानिस्तान के लिए थोड़ा सा अलाउ करें, तो वेस्टर्न रूट ऑफ सीपैक के जरिए अफगानिस्तान ट्रेड कर सकता है गवादर तक और गवादर से आगे पूरी दुनिया तक। इंपॉर्टेंस ऑफ सीपैक विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, कि उस पर सिर्फ पाकिस्तान और चाइना डिपेंडेंट नहीं होंगे,
उस पर अफगानिस्तान भी डिपेंडेंट होगा, और इससे अल्टीमेटली बहुत कुछ आप अचीव करेंगे। आप अपना बॉर्डर सिक्योर करेंगे, आप बायलेटरल ट्रेड अचीव करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो आउटस्टैंडिंग हाइड्रोपॉलिटिक्स वाला मसला चल रहा है ना उनके साथ, वो भी अचीव करेंगे। क्योंकि अफगानिस्तान को कुछ ले और कुछ दे करना पड़ेगा ना। अफगानिस्तान को कुछ आप देंगे तो उससे बदले में आप उससे वाटर मांगेंगे, तो उसके लिए आप उनको क्या दे दें, अलाउ कर दें यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न रूट ऑफ सीपैक। भाईजान हम कौन सा मुफ्त दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सीपैक ही बढ़ेगी ना उससे, क्योंकि पाकिस्तान भी डिपेंडेंट है उस पर, चाइना भी डिपेंडेंट है उस पर, और अब फिर कौन हो जाएगा डिपेंडेंट, अफगानिस्तान। सो इंपॉर्टेंस ऑफ सीपैक विल इंक्रीज बिकॉज इट अफगानिस्तान विल ऑल्सो यूज द वेस्टर्न रूट ऑफ सीपैक। नोट कीजिएगा, द लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान, द लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान needs access to warm waters for its trade. And this can be achieved. And this can be achieved through the western route of CPEC, which passes besides the Afghan and Iran border. समझ आ गई बात है? तो पहला रीजनल कॉन्टेक्स्ट में किसमें कॉन्टेक्स्ट आ गया, अफगानिस्तान के लैंडलॉक्ड होने का। समझ आ गई बात। नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में पॉइंट नंबर टू, इंडियाज क्वेस्ट या ड्रीम टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इंडियाज क्वेस्ट, ड्रीम टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इसका ताल्लुक सीपैक के साथ क्या है, जरा समझने की कोशिश करें। लिख लिया आपने, इंडियाज क्वेस्ट या ड्रीम टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। आज ही के दिन 5 साल पहले इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, राइट। स्पेशल स्टेटस क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। स्पेशल स्टेटस रिवोक किया, उसके बदले में आपको याद होगा हमने ये बात पढ़ी थी कि इंडिया ने ये इसलिए भी किया था क्योंकि इंडिया परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बनना चाहता था, और परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बनने के लिए एक प्रीरेक्विजिट ये भी है कि यू शुड नॉट बी अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ एनी ऑनगोइंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इंडिया ने अपनी तरफ से ये प्रीरेक्विजिट क्या किया, पूरा किया। यहां तक बात समझ आ रही? अब आगे समझिए, जरा मेरी बात को समझिए। टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, उसके लिए ये प्रीरेक्विजिट तो है जो हमने पढ़ा था, एक और प्रीरेक्विजिट भी, और वो प्रीरेक्विजिट ये है कि इफ अ कंट्री वांट्स टू बिकम अ न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, दैट कंट्री नीड्स टू गेट अप्रूवल फ्रॉम ऑल एग्जिस्टिंग परमानेंट मेंबर्स। जब तक एग्जिस्टिंग परमानेंट मेंबर्स उसकी मेंबरशिप का अप्रूवल नहीं देते, तब तक वो कंट्री परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आ रहे हैं पावर के अंदर, राइट, और उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ इस तरह के हैं कि उनकी बेटी इवांका ट्रंप जो है वो अभी ये जो पिछले दिनों अंबानी की शादी हुई उसमें आई हुई थी, तो उनके फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ, तो यूएस तो उनकी पॉकेट में है। व्लादिमीर पुतिन के साथ अभी वो पिछले दिनों मुलाकात भी करके हैं, राइट। यूएस के प्रेशर के बावजूद अमेरिका जो है ना, इंडिया ने अपने रिलेशंस विद रशिया कम नहीं किए बल्कि एक्सपैंड किए। नंबर 3, उन्होंने क्या किया, दुनिया में सबसे बड़े आर्म सप्लायर्स हैं एक यूएस और रशिया, लेकिन उसको छोड़कर उन्होंने राफेल खरीदा फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मेरी बात समझ आ रही? यूके के साथ हमेशा से रिलेशंस जो हैं वो इंडिया के हमेशा से जो है वो बेहतर रहे हैं। उसकी रीजन ये भी है कि बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा जो है वो यूके के अंदर जो है मौजूद है, और बल्कि उनका जो पिछला प्राइम मिनिस्टर था ऋषि सुनक, उसका भी कहीं ना कहीं ताल्लुक जो था वो इंडिया के साथ था। एक हड्डी है चाइना की जो ना निगल पा रही है ना उगल पा रही। समझ आ रही? अब इस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करें। मोर चाइना डिपेंड्स ऑन सीपैक, मोर वी हैव द लेवरेज टू काउंटर इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जितना चाइना सीपैक पे डिपेंडेंट होता जाएगा ना, उतना हमारे पास लेवरेज है कि हम थ्रू चाइना इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को काउंटर कर सकते।
सरकार आप हमें कुछ भी ना दें, आप हमें टूल प्लाजा भी ना दें, आप सिर्फ एक काम करें, इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को अगर ब्लॉक रखें यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये भी बहुत बड़ा है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें सैंक्शन से भी बचाएगा, राइट, कश्मीर भी हमारा बचा रहेगा, राइट, हमारा हाइड्रोपॉलिटिक्स भी फंसा रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही है, यानी वी विल बी इन द सिस्टम रादर देन कंप्लीटली आउट ऑफ द सिस्टम। तो जितना ज्यादा चाइना डिपेंडेंट होगा सीपैक के ऊपर, उतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस सीपैक की बढ़ेगी, क्योंकि इसके जरिए हम इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को चैलेंज कर पाएंगे थ्रू चाइना। समझ आ गई बात? नोट कीजिए। मोर चाइना is dependent on CPEC. More China is dependent on CPEC. More Pakistan has the leverage to counter India's permanent membership of Security Council. More Pakistan has the leverage to counter India's permanent membership to the Security Council. समझ आ गई बात? Next point. Importance of CPEC and Central Asian republics. Importance of CPEC and Central Asian republics. कार्स का रौला भी ये है, रिच इन रिसोर्सेज हैं लेकिन लैंडलॉक्ड है। कार्स को अपने रिसोर्सेज, अपना नेचुरल गैस और तेल बेचना है, उनके लिए उनको वार्म वाटर चाहिए जो कि हमारे पास है, और हमारे पास क्या नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और एनर्जी जो कि उनके पास एग्जिस्ट करता है। सो इट्स अ मैच मेड इन हेवन बेसिकली। जो चीज हमें चाहिए वो उनके पास अबंडेंट है, एक्सेस में है, जो उनको चाहिए वो हमारे पास है, राइट। तो थ्रू सीपैक हम ये बेसिकली ये यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट कि हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को अगर हम एक्सेस दें, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, राइट, उज्बेकिस्तान, इनको अगर एक्सेस दें थ्रू सीपैक, ये अपनी ट्रेड करें और उसके बदले में वो पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स को पूरा करते रहें, तो ये भी इंपॉर्टेंस ऑफ सीपैक भी है और हमारे लिए एनर्जी नीड्स भी पूरी हो जाती है, राइट। यस, नेक्स्ट पॉइंट पे आए। सेंट्रल एशिया is rich in natural resources but landlocked. Central Asia is rich in natural resources but landlocked. सर आज बहुत कम आवाज आ रही है जी, आवाज कम आ रही है, बाकी सबको सही आ रही है, आवाज मेरी क्लियर है जी? हेलो, आवाज क्लियर है? आयशा, फिर ये आपकी तरफ कोई इशू है? क्योंकि बाकी कह रहे हैं उनको क्लियर आ रही है, तो फिर आपकी तरफ कोई, आपके माइक के अंदर या किसी में कोई इशू आ रहा है? क्योंकि बाकी सब कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर आ रही है बस। अच्छा जी, तो क्या बात हम कर रहे थे? सेंट्रल एशिया इज रिच इन रिसोर्सेज बट लैंडलॉक्ड। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान हैज एक्सेस टू वार्म वाटर्स बट is energy starved. On the other hand, Pakistan has access to warm waters but is energy starved. If cars are given access to CPEC, importance of CPEC shall increase. Importance of CPEC shall increase. समझ आ गई बात? तो ये नैरेटिव आपके पास जो है ना अल्टीमेटली एग्जिस्ट करता है सारे के साथ। यहां तक क्लियर हो गया? अब आ जाए 3 रूट्स पे, जो सीपैक के रूट्स हैं 3, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। रूट्स ऑफ सीपैक: वेस्टर्न रूट, सेंट्रल रूट एंड ईस्टर्न रूट। वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न। सबसे पहले हम लिखते हैं वेस्टर्न रूट। वेस्टर्न रूट, अच्छा, मैंने आपको बताया इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है ना सेम है। हम सारे शहरों के नाम तो नहीं लिख पाएंगे, ऑब्वियसली काफी शहरों से गुजरता है, इंपॉर्टेंट शहरों के नाम लिख लेते हैं ताकि रूट आपके समझ में आ जाए। ये जो वेस्टर्न रूट है पहले ये लिखते हैं, लेकिन जी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गवादर
तुर्बत, पंजगोर, गवादर, तुर्बत, पंजगोर, नाग, NAG, बसीमा, BASIMA, नाग, बसीमा, सोराब, कलात, कोयटा, किला सैफुल्ला, योब, ZHOB, डेरा इस्माइल खान, कराक्रम हाईवे। समझ आ गई बात? तो ये हमारे पास है रूट, गवादर, तुर्बत, पंजगोर, नाग, बसीमा, सोराब, कलात, कोयटा, किला सैफुल्ला, योब, डेरा इस्माइल खान और कराक्रम हाईवे। आप कभी इस रूट पे सफर करें ना, बहुत ही खूबसूरत रूट, कभी इस रूट पे सफर करके देखें, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल रूट। अब आए जी सेंट्रल रूट पे आ गए। हाँ, कराक्रम हाईवे से सीधा गुजरात चला गया, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है इनका। नेक्स्ट पे आ जाए, सेंट्रल रूट देखिएगा जी। द सेंट्रल रूट स्टार्ट्स फ्रॉम गवादर एंड गोज टू डेरा इस्माइल खान। ये भी डेरा इस्माइल खान नहीं जाके रुकता है। द सेंट्रल रूट स्टार्ट्स फ्रॉम गवादर एंड गोज टू डेरा इस्माइल खान थ्रू बसीमा, खुजदार, बसीमा, खुजदार, सखर, रहीम यार खान, रहीम यार खान। इसके बाद आपके पास आ जाता है खुजदार, सखर, रहीम यार खान, आपके पास नवाबशाह। नवाबशाह पहले आएगा, रहीम यार खान से पहले आएगा, वो लिख लीजिएगा। नवाबशाह, डेरा गाजी खान, डेरा गाजी खान, भक्कर और डेरा इस्माइल खान आ गया उसके बाद। भक्कर के बाद डेरा इस्माइल खान। अब आ जाए ईस्टर्न रूट। ईस्टर्न, ये वो रूट है जो इंडिया के बॉर्डर की तरफ को आया। गवादर, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, अटक, कराक्रम हाईवे। समझ आ गई बात? ये थोड़ा इंडिया की बॉर्डर के करीब करीब, वो सेंटर में और वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब करीब। समझ आ गई बात? ऑब्वियसली छोटे छोटे शहर भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन उनको हम उसके अंदर ऐड अल्टीमेटली जो है वो नहीं करते। ये इसके 3 रूट्स हैं। अब आ जाते हैं 3 फेजेस पे। आ जाए नहीं, 3 फेजेस, 3 फेजेस ऑफ सीपैक। नंबर 1, फेज 1 2013 से लेकर 2019 तक। फेज 2 2019 से 2025 तक। फेज 3 2025 से 2030 तक। फेज 1 13 से 19, फेज 2 19 से 25 और फेज 3 25 से 30। समझ आ गई बात? फेज 1, फेज 2, अभी तक जो कुछ आपने लिखा है ना, जो हमने अचीव किया है अभी तक, राइट, वो सारे का सारा फेज 2 जो अभी तक आपने लिख लिया है कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया, राइट, क्योंकि 2025 तक ने हमने फेज 2 कंप्लीट करना है ना। तो एवरीथिंग दैट हैज बीन अचीव्ड टिल डेट, जो आपने लिखा है अभी, सोशल हो गया, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, सारा कुछ फोकस किसका है, किसका, फेज 2 के अंदर यहां तक हमारे पास हुआ है। सबसे ज्यादा फोकस फेज 2 में किस पर हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
और फेज 2 इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे काम हुआ है, बहुत ज्यादा काम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट। और ये काम हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड्स नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपके पास जो है ना वो ये आईटी इंडस्ट्री, आपके पास जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ये सारे का सारा कुछ जो कुछ आपने अचीव कर लिया अभी तक, ये फेज 2 है। फेज 3 में भी शुरू होना है। फेज 3 में क्या आना है, नोट कर। फेज 3 में फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे, टूरिज्म पे, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट, मोर एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट, प्लस एनर्जी सेक्टर, प्लस एनर्जी सेक्टर। सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपके पास आ गई ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सारा कुछ आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आपके पास एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर में आ गए ना डैम्स आपके सारे के सारे, तो उसके अंदर आप उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। फेज 3 में कंप्लीट होना जाके दियामीर भाषा डैम जो आपका कंप्लीट होना है 2030 में जाके, 28 में 29 में, वो तभी जाके एक्सपेक्टेड है 2030 में सारा कुछ कंप्लीट होगा। तो इसके अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, अपने एनर्जी सेक्टर पे आप काम कर रहे हैं, टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो कि कंप्लीट होनी है कब जाकर, 2030 में जाके, जो फेज 3 के प्रोजेक्ट्स आपके पास अल्टीमेटली आने हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। ये आपके पास काम है फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के कॉन्टेक्स्ट में। आखिरी पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या सीपैक एक डेट ट्रैप है? पैसे तो ले रहे हैं हम, अगर फॉर एग्जांपल वो पैसे हमने वापस ना किए तो फिर क्या बनेगा? मुझे लगता है कि सीपैक डेट ट्रैप नहीं है। मेरी एक अपनी थॉट है, हो सकता है आप उसे डिसएग्री करें, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसको जस्टिफाई करने की। मुझे लगता है कि सीपैक डेट ट्रैप नहीं है। ना सीपैक एक न्यू आईएमएफ है, ना सीपैक एक न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्यों नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको न्यू आईएमएफ क्यों नहीं समझता, मैं पहला पॉइंट वहां से स्टार्ट करता हूं। आपको शायद क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि आईएमएफ का जो पैसा आपको मिलता है वो आप डेवलपमेंटल सेक्टर में नहीं लगा सकते। आईएमएफ आपको पैसे देता है जिससे आप अपनी सर्विस पूरी कर सकते हैं, अपना काम पूरा कर सकते हैं। वो पैसे वापस करने के लिए एसएटीज भी कौन देता है? आईएमएफ देता है। अब ये जितनी बातें हो रही है ना कि आईएमएफ है या ईस्ट इंडिया कंपनी है या आपके पास जो अपना डेट ट्रैप है, ये मेजॉरिटी वो लोग बातें कर रहे हैं या वो आपके पास इंस्टीट्यूट्स बातें कर रहे हैं जो कि मेजॉरिटी वेस्टर्न सपोर्टेड है। इकोनॉमिस्ट आपको ये बातें करता नजर आएगा, बात समझ आ रही है आपको? फॉरेन अफेयर्स ये बातें करता नजर आएगा, वॉशिंगटन पोस्ट ये बातें करता नजर आएगा, अल जजीरा इंग्लिश की बजाय आपको बीबीसी ये बातें करता नजर आएगा। ये वो लोग हैं जो बाय डिफॉल्ट ही वैसे ही थोड़े से क्या हैं, एंटी चाइनीज पॉलिसीज को ना थोड़ा सा अल्टीमेटली फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये न्यू आईएमएफ है, नहीं आईएमएफ नहीं है, क्योंकि चाइना थ्रू सीपैक तो खुद डेवलपमेंटल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो खुद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्ट कर रहा है। और जो थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो खुद ही आके मुल्कों में क्या कर रहा है, इस मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है, और उससे बाकी लोग भी या बाकी कंट्रीज भी आके इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। आईएमएफ में तो डेवलपमेंटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो सकती। आईएमएफ तो डेवलपमेंटल सेक्टर के लिए पैसा ही नहीं देता, ये तो खुद स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये तो खुद डेवलपमेंटल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये किसी सूरत के अंदर न्यू आईएमएफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्क नहीं है, मैं लेकिन ये आर्ग्यू डिसएग्री करता हूं कि ये आईएमएफ के तौर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आईएमएफ डेवलपमेंट सेक्टर में काम नहीं करता, ये कर रहे हैं। नंबर 2, लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी नहीं है, क्योंकि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ना, जिस दौर को हम आज के दौर से कंपेयर कर रहे हैं, आप जरा उस दौर का तरीका वारदात देखें। उस दौर के अंदर कंट्रीज कॉलोनाइज ही करते थे दूसरे कंट्रीज को। उस दौर में ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के साथ साथ फ्रेंच कॉलोनाइजर्स भी थे, राइट? आपके पास डच कॉलोनाइजर्स भी थे, स्पेनिश कॉलोनाइजर्स भी थे, पोर्चुगीज कॉलोनाइजर्स भी थे। ये सब के सब आपके पास एग्जिस्ट किया करते थे। मेरी बात समझ आ रही? और ये सारा कुछ एट द एंड ऑफ द डे जो एग्जिस्ट करता था, और वो ऐसे होता था कि वो जाके कब्जा करते थे, कॉलोनी बनाते थे, और उन इलाकों पे कब्जा करके उनके साथ अपनी अल्टीमेटली ट्रेड स्टार्ट किया करते थे, राइट? तो आज आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, तो उस दौर की फॉरेन पॉलिसी वाज मोर फोकस्ड ऑन, राइट, आपके पास जो है ना वो कॉलोनाइजेशन। आज की चाइनीज पॉलिसी तो बड़ी सिंपल, हम कितने अरसे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो तो सर रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं।
वो तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, वो तो ईरान सऊदिया के अंदर अप्रोचमेंट करवा रहे हैं, वो हमास फतह में अप्रोचमेंट करवा रहे हैं। उनको पता है कि बीआरआई काम ही तब करेगा जब पीस आएगा, रादर देन के बीआरआई तो काम करेगा ही नहीं जब वो किसी कंट्री को कॉलोनाइज कर लेंगे, राइट? तो कॉलोनाइजेशन से पीस नहीं आ रहा, पीस आएगा ही तब जब रीजनल कनेक्टिविटी होगी, और रीजनल कनेक्टिविटी से ट्रेड बढ़ेगी बनिस्बत के ट्रेड जो है वो क्या हो, कम हो। ये मेरी बात समझ आ रही? तो इट्स नॉट बेसिकली लाइक अ न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। एट दैट टाइम द फॉरेन पॉलिसी वाज मोर फोकस्ड ऑन ऑक्युपेशन। टुडे द फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना इज इकोनॉमिक सेंट्रिक, and for economic centric the current foreign policy is regional connectivity, and for regional connectivity peace is important rather than colonization। मेरी बात समझ आ रही? और ना आखिरी बात जो हम करते हैं ना डेट ट्रैप के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये डेट ट्रैप ही नहीं है। इसलिए डेट ट्रैप नहीं है क्योंकि जो आपके पास सारे का सारा पैसा है वो डेट में नहीं है। बहुत सा पैसा चाइनीज इन्वेस्टमेंट है जो कि पैसा हमने वापस नहीं करना, और जो पैसा हमने उनसे लोन लिया है वो हमारे पास 25 ईयर्स में हमने उनको 2.5% के इंटरेस्ट पे वापस करना है। ये 2.5% का जो इंटरेस्ट है वो उसी तरह पूरा होगा जब कंपनीज आके इन्वेस्ट करेंगी। इन्वेस्टमेंट से हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे, और पैसे कमा के चाइना को क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे। और मैं तो बल्कि ये भी समझता हूं कि ये ट्रैप इसलिए भी नहीं है क्योंकि चाइना इज बेसिकली पेइंग बैक योर डेट, व्हाट यू डिड फॉर देम बैक इन 1970s when you gave them the right to become the permanent member of Security Council, right? वो इतना $26 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट आपके मुल्क से एनी स्टार्ट नहीं कर रहे। There are a lot of other things that we need to focus on, right? इसके अंदर पूरे का पूरा सिस्टम एक डिफरेंट है। इसको हम डेट ट्रैप कह भी नहीं सकते, क्यों? इसमें सारा डेट नहीं है। हम इसको डेट ट्रैप इसलिए भी नहीं अल्टीमेटली कह सकते बिकॉज इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं आपको मैं, डेट ट्रैप क्यों नहीं है। इट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ $26 ट्रिलियन। आप फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को डेट ट्रैप नहीं बनाते। सरकार, आपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को डेट ट्रैप बनाया ना तो बाकी कोई दुनिया की कंपनी आपको इन्वेस्ट नहीं करने देगी। आपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ही दुनिया में बेचना होता है, और आपका पहला प्रोजेक्ट ही नाकाम हो जाए ना तो कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत अपने मुल्क में नहीं देता। आप $62 बिलियन के प्रोजेक्ट की खातिर $26,000 बिलियन का प्रोजेक्ट नहीं खराब करना चाहते। यही बेचेंगे तो दुनिया इन्वेस्टमेंट करने देगी। रीजनल आइसोलेशन की तरफ नहीं जाना है, रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ जाना है। चाइनीज फॉरेन पॉलिसी बहुत डिफरेंट है rather than the policy of US और बाकी सारे के सारे। चलो की बात, तो ये नैरेटिव एग्जिस्ट है। हाँ जी, जैसे आप बात करते ईस्ट इंडिया से कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से बे ऑफ बंगाल को कॉलोनाइज किया था फॉर देयर ओन ट्रेड। यहाँ पे ये लोग विद कोऑपरेशन ऐसे ही है, वो रीजनल आइसोलेशन की बजाय ना वो रीजनल कोऑपरेशन के जरिए काम कर रहे हैं। वो उनका अपना जाती बेनिफिट है, यहाँ पे जाती बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है जनाब, चलें अल्टीमेटली जो है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी आगे चीजें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।